फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। कितने दिनों की छुट्टी हो चुकी है बिकॉज एक बहुत इमरजेंसी काम आ गया था, इस वजह से छुट्टी हो गई थी 3-4 दिन की। अभी 8-10 दिन से, जो 10-15 दिन से हमारा ऐसे ही चल रहा है। तो जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, वो मैंने पढ़ाया था आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी पढ़ाई थी इससे पहले, और जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग कराए थे आपको। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इतना मैंने आपको करा दिया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी भी करा दी थी आपको, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी। क्या शुरू करते हैं हम? थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी। थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी आज हम शुरू करते हैं। तो मेलकम नोवेल्स जो थे उन्होंने इसको पॉपुलर किया था, है ना। मेलकम नोवेल्स जो थे उन्होंने इसको पॉपुलर किया था। तो मेलकम नोवेल्स 1980 किसमें? 1980 में, यानी कि 1980 में इसको पॉपुलर किया था। किन्होंने किया था? मेलकम नोवेल्स ने पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ एंड्रोगोजी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स टू लर्न। एंड्रोगोजी का मतलब है आर्ट एंड साइंस टू हेल्पिंग द एडल्ट्स, कहीं में, किस चीज में? टीचिंग में, लर्न में। कंट्रास्टिंग इट विद पेडागोजी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। पेडागोजी में क्या करते हैं? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रंस है, और एंड्रोगोजी में आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। क्या? एडल्ट्स। टीचिंग भी नहीं कह सकते इसमें, लर्न कह सकते हैं, है ना। आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्न, है ना। तो एंड्रोगोजी फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। किस चीज में फोकस करते हैं ये? एंड्रोगोजी फोकस करते हैं, किस चीज में फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं ऑन लर्निंग प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट, यानी कि आउटकम की बजाय ये क्या किस चीज पर फोकस करते हैं? ये करते हैं लर्निंग प्रोसेस पर फोकस, ठीक है। तो इट सपोर्ट डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। क्या है ये? डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग यानी कि डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है ये। खोज जैसे खोज करते हैं ना, इस तरीके की लर्निंग है। डिस्कवरी बेस्ड मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट दिया, उसके बारे में आपको या रिव्यू ऑफ लिटरेचर दे दिया, रिव्यू ऑफ बुक्स दे दिया, इस तरह डिस्कवरी करना, किसी चीज़ को खोजना, ठीक है। इस तरह की उसमें लर्निंग होती है। एनकरेजिंग लर्नर टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन। और इस पर क्या, जब हम डिस्कवरी करते हैं तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हम जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग एंड कंस्ट्रक्ट, समझते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं देयर ओन, क्या? देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेटिंग विद पीयर्स। तो जब प्रोजेक्ट कोई बनाने के लिए दे दिया तो हमें स्टूडेंट्स के जो हमारे पीयर्स होते हैं, जो हमारे साथ में, जो हमारे सहपाठी होते हैं, उनके साथ में हम क्या करते हैं? उसको कोलैबोरेटिंग विद पीयर्स, उसको उनके साथ सहयोगात्मक रूप से हम सीखते हैं उस चीज़ को। और थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है इसमें। तो इस तरीके से क्या हो गया ये कि ये है पॉपुलराइज कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोगोजी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स टू लर्न, है ना। और इसको जो कंट्रास्ट है किससे विरुद्ध है? बिल्कुल पेडागोजी से। पेडागोजी के आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, है ना। तो एंड्रोगोजी फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रेदर देन ऑफ प्रोडक्ट, ये है। और दूसरा इस सपोर्ट्स डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, एनकरेजिंग लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन। क्या करता है? एनकरेज करता है लर्नर्स को टू अंडरस्टैंड देयर ओन, है ना, अंडरस्टैंडिंग थ्रू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेटिंग विद पीयर्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी इनको एबिलिटी उनके अंदर आ जाती है, और जो है कोलैबोरेटिंग विद पीयर्स, वो पीयर्स के साथ में कोलैबोरेट, सहयोग करना भी उनको आ जाता है इसमें। मेलकम नोवेल लिस्टेड ए सेट ऑफ assumptions अबाउट एडल्ट लर्नर सच एज इन एडल्टहुड द लर्नर, क्या है आखिरकार? ये है क्या? ये है मूव्स फ्रॉम इंडिपेंडेंसी टू इंक्रीजिंग सेल्फ डायरेक्टनेस। डिपेंडेंसी की, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, टीचर हमें बताते हैं तो हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या है कि इंडिपेंडेंट हैं, क्या है? हमारी डिपेंडेंसी मूव फ्रॉम डिपेंडेंसी टू लिबरेशन। लिबरेशन यानी टू सेल्फ डायरेक्टनेस। क्या बोल सकते हैं? लिबरेशन की जगह इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ डायरेक्टनेस बोल सकते हैं। ड्राज ऑन हिज एक्यूमुलेटेड रिजर्वर ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस टू एड लर्निंग। और हमारे जितने भी हमारे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ हैं, जितनी भी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, रिजर्वर मतलब हमारे पास जो इकट्ठा हुआ हमारे लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस है, उनको हम लर्निंग में उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही नॉलेज है। इज रेडी टू लर्न मैन ही अज्यूम्स न्यू सोशल और लाइफ रोल्स। न्यू सोशल और लाइफ रूल्स
लर्न मतलब हम जो है नए रोल्स को, सोशल लाइफ को, नए रोल्स को सीखने के लिए तैयार रहते हैं इसमें। इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेंटर्ड एंड वांट्स टू अप्लाई न्यू लर्निंग इमीडिएटली। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हैं इसमें, और जो है न्यू लर्निंग इमीडिएटली, और अप्लाई करते हैं न्यू लर्निंग इमीडिएटली। जो नए लर्निंग हम करते हैं उसको अप्लाई करते हैं। इज मोटिवेटेड टू लर्न बाय इंटरनल रेदर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो है अंतर से आंतरिक मोटिवेशन सिस्टम होती है, आंतरिक मोटिवेशन होती है, बाह्य मोटिवेशन की अपेक्षा इसमें आंतरिक मोटिवेशन होती है। तो इस तरीके से नोवेल सजेस्ट दैट एडल्ट एजुकेटर मस्ट सेट ए कोऑपरेटिव। अब यहाँ पहले भी हमने अभी बताया कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन मतलब जब हम एक कोई चीज़ प्रोजेक्ट दे दिया या कोई ऐसी डिस्कवरी लर्निंग दे दी तो स्टूडेंट को ग्रुप में हमने दे दिया, तो वहाँ पर हमें कोऑपरेशन की भावना भी आना चाहिए। कोऑपरेटिव एंड प्रोग्रेसिव क्लाइमेट होना चाहिए उनके पास, प्रोग्रेसिव एंड कोऑपरेटिव क्लाइमेट होना चाहिए फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम। लेकिन ये जितनी भी जो एंड्रोगोजी में जो जितनी भी लर्निंग होती है वो आउट ऑफ क्लासरूम ही होती है। एसेस द लर्नर स्पेसिफिक नीड एंड इंटरेस्ट, डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द लर्नर, मतलब क्लासरूम से आउट भी होती है, क्लासरूम के अंदर भी होती है, दोनों ही तरीके से होती है। ये तो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स का जो है एज ग्रुप क्या है, ये ना उस तरीके से। डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द लर्नर नीड्स, पोटेंशियल, इंटरेस्ट एंड स्किल लेवल्स, है ना। फिर है वर्क इन कोलैबोरेशन विद द लर्नर टू सेलेक्ट मेथड्स, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज फॉर इंस्ट्रक्शन। Evaluate the quality of learning experience in an adjustment as needed while assessing needs for further learning. जो क्वालिटी होती है लर्निंग एक्सपीरियंस की उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको मूल्यांकित करते हैं। किसको? जो क्वालिटी होती है ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जो उनके पास लर्निंग एक्सपीरियंस पहले से हैं, एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड व्हाइल एक्सेसिंग नीड्स फॉर फर्दर लर्निंग। और उनकी उनकी जो नीड्स होती हैं उनकी, उन नीड्स को व्हाइल एक्सेसिंग नीड्स फॉर फर्दर लर्निंग एडजस्टमेंट करना सिखाते हैं, जिससे कि वो फर्दर लर्निंग के लिए आगे बढ़ सके, फर्दर लर्निंग के लिए आगे बढ़ सके। एज एडल्ट लर्नर नीड्स टू नोट व्हाई दे आर लर्निंग समथिंग। Effective teacher explain their results for teaching specific skill because adults learn by doing rather than memorization or contact. इनका क्या मतलब, कहने का मतलब यह है कि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कब होती है? जब जो है उसकी जो हम इफेक्टिव जब होती है, जब हम जो है समथिंग इफेक्टिव टीचर एक्सप्लेन द रीजन फॉर टीचिंग स्पेसिफिक स्किल, है ना, टीचिंग स्पेसिफिक स्किल्स जब हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज एडल्ट लर्न बाय डूइंग रेदर देन, क्योंकि एडल्ट जो है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, उन्हें जो मेमोराइजेशन तथ्यों को रटना नहीं होता है, उनको प्रोजेक्ट दिया तो मतलब एडल्ट से हमको प्रोजेक्ट दिया, ये डिस्कवरी लर्निंग करने के लिए दी, तो वो अपने आप ही खोजेंगे ना, जो उन्हें खोजना है। मेमोराइज करने का तो नहीं ना, उसमें एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे और उसको प्रॉब्लम सोल्व करेंगे इस तरीके से, है ना, तो डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, वो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। बिकॉज एडल्ट्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड लर्न बेस्ट व्हेन द सब्जेक्ट is of immediate use. Effective instruction involve the learner in solving real life problems. इस तरीके से वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं। मैल्कम नोवेल्स प्रिंसिपल एंड्रोगोजी। अब आ जाते हैं मैल्कम नोवेल्स प्रिंसिपल ऑफ एंड्रोगोजी, 1980 में इन्होंने दिए थे ये। सबसे पहले आते हैं नीड टू नो, हमें किस अर्थ में ये एंड्रोगोजी, इसने एंड्रोगोजी का पूरा जो है प्रिंसिपल दिया है कि कैसे एंड्रोगोजी काम करती है ना। एंड्रोगोजी एडल्ट की, यानी कि एडल्ट के लिए जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरीके से काम कर सकती है, इन्होंने एक वो बना दिया है पूरा नीड टू नो। भाई क्या आपको जानना है, आपकी जानने की क्या आवश्यकता है, नीड टू नो। फिर रेडीनेस टू लर्न, आप क्या सीखने के लिए तत्पर हैं, लेकिन क्या सीखने के लिए तत्पर है, सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए। नीड टू नो, जानने के लिए तत्परता होनी चाहिए। रीड टू लर्न, रेडीनेस टू, तत्परता होनी चाहिए सीखने के लिए। और फिर इसके सामने ओरिएंटेशन टुवर्ड लर्निंग, और फिर उसकी तरफ बढ़ना है। ये आमने सामने इसलिए लिखे हैं, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लर्निंग। ओरिएंटेशन मतलब उसकी तरफ बढ़ना, आगे लर्निंग की तरफ बढ़ना। फिर हम करेंगे प्रीवियस एक्सपीरियंस, फिर जो है उनका जो एक्सपीरियंस है, पहले से एक्सपीरियंस है एडल्ट का, उसके बाद इंस्टिंक्ट, और जो एक्सपीरियंस है उसके बाद में इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आंतरिक मोटिवेशन है उसका यूज करेंगे, और उसके बाद बनेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट, फिर वो बनाते हैं अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट, है ना। इस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है। अब जो है इसमें नीड टू नो में एडल्ट टू हैव इन्वॉल्व इन प्लान, जैसा नीड टू नो में क्या है कि एडल्ट क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है,
अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इवेल्यूएशन करेंगे और देयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एडल्ट। और सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट में लाइक टू फाइंड देयर ओन वे, सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना, सेल्फ कॉन्सेप्ट अपनी कॉन्सेप्ट बनाना, अपनी कॉन्सेप्ट यानी कि लाइक टू फाइंड देयर ओन वे, या फिर कह लीजिए कैन मेक देयर ओन डिसीजंस, या फिर कह लीजिए वांट टू मैनेज देयर ओन लर्निंग। इसमें एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट में सब चीज़ें आ जाती हैं। रोल ऑफ प्रीवियस नॉलेज क्या है कि हैव कितना एक्सपीरियंस रखता है एडल्ट जो है, अपने जीवन का कितना एक्सपीरियंस रख सकता है जो लर्निंग को आगे बढ़ाने में काम आएगा। यह है रोल ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, है ना। यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड रीजनिंग स्किल्स, कितनी उनमें तार्किक शक्ति है, कितना उनमें चिंतन स्तर है उनका अच्छा है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। रेडीनेस टू लर्न का मतलब आर गोल फोकस्ड, रेडीनेस टू लर्न कि जो वो सीखना चाहते हैं क्या उनका गोल निश्चित है। सी वैल्यू इन मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना। नीड ए क्लियर व्हाई एंड व्हाट वाज लर्निंग गोल्स, ये जानना कि क्यों आवश्यकता है और क्या जानना है, किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या जानना है ना, क्यों और क्या, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जो जानना चाह रहे हैं। रेडीनेस टू लर्न, किसको सीखना चाह रहे हैं। ओरिएंटेशन टुवर्ड लर्निंग आर प्रैक्टिकल, लर्निंग शुड अप्लाई टू देयर लाइफ ऑल्सो, क्या जो आप सीखना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, क्या उनकी लाइफ में कुछ बढ़ेगा, उनके जीवन में कुछ उसका काम आएगा, या फिर उनकी जॉब में कुछ आगे उनको बेहतरी के लिए काम आएगा। तो ये ओरिएंटेशन टुवर्ड लर्निंग। इंस्टिंक्ट मोटिवेशन का मतलब है सेल्फ एस्टीम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन तीनों चीज़ों का इंस्टिंक्ट मतलब होता है मोर देन इंस्टिंक्ट मोटिवेशन फ्रॉम द आउट, कहने का मतलब है कि आंतरिक मोटिवेशन उनको होना चाहिए कि सेल्फ एस्टीम में इस्तेमाल होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है उनकी, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, ये आ जाती है इंस्टिंक्ट मोटिवेशन में। फिर आ जाते हैं स्ट्रेटेजी 4। अब ये इसमें देख लेते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है। आप कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सबसे पहला है फोर्थ थॉट, यानी कि जो हम सीखना चाह रहे हैं, तब ये तो फर्स्ट फेज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड, इसमें फोर्थ थॉट फेज में इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, गोल सेटिंग। इसमें हमें क्या करना है, फोर्थ थॉट में हमें क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हम सीखना क्या चाहते हैं। फोर्थ थॉट यानी कि फोर्थ थॉट का मतलब यह है कि गोल सेटिंग हमें करना आना चाहिए कि क्या हमारा लक्ष्य है, इसको हमें पता होना चाहिए। और जो है इसमें जो है स्ट्रेटेजी, और उस गोल को हमें प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है उसको हमें पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस फेज में दो चीज़ें आ जाती हैं, सेल्फ कंट्रोल, इसमें जो है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। परफॉर्मेंस में आती है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये आ जाती है दो चीजें। अब सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है, सेल्फ कंट्रोल से मतलब है मेटाकोग्निटिव एबिलिटी, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं और रेगुलेट करते हैं अपने थॉट्स को, ये हमारे पास होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इम्प्लाइज बीइंग फिक्स्ड एंड कंसंट्रेटिंग ऑन द टास्क। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह है कि जिस कार्य को हम पूरा करना चाहते हैं उस पर हमें फिक्स होना चाहिए, हमारा जो है फिक्स होना चाहिए हमारा टारगेट। फिर ऐसा और टारगेट में फिक्स होने के बाद में कंट्रोल होना चाहिए हमारा उस पर कि ये हमें करना है, ये नहीं कि हमारे विचार इधर उधर फिर रहे हैं, नहीं, एक जगह फोकस होना चाहिए। मेरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग वंस सेल्फ टू वर्क टुवर्ड द गोल। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, सेल्फ ऑब्जर्विंग में क्या होना, सेल्फ ऑब्जर्विंग में क्या है कि हम उस चीज़ को जो हमारे जो थॉट्स चल रहे हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए और उनको रेगुलेट और आगे बढ़ाना आना चाहिए। ये आ जाती है परफॉर्मेंस फेज में। किसमें आ जाता है, परफॉर्मेंस फेज में। और सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज, द फेज आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू ऑफ सेल्फ, ये जो है सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ रिएक्शन, ये दो कंसिस्ट ऑफ टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी है इसमें। कौन सी, सेल्फ जजमेंट, इसमें भी है, इसमें है सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ रिएक्शन इसमें भी तो आ गए, सेल्फ रिफ्लेक्शन में सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ रिएक्शन। अब सेल्फ जजमेंट क्या है, सेल्फ जजमेंट क्या सुनो या सेल्फ इवेल्यूशन। सेल्फ जजमेंट का मतलब क्या है, सेल्फ रिएक्शन, इवेल्यूशन, अपना इवेल्यूशन करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन में, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है आत्म प्रतिबिंब। तो आत्म प्रतिबिंब का मतलब कि आप अपने आप को जो हम कार्य कर रहे हैं उसको देखना, अंतर्दृष्टि, अंदर से
प्रतिबिंब देखना, जैसे शीशे में देखते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये सेल्फ अपना इवोल्यूशन करना, देखते हैं तो शीशे में कैसे लग रहे हैं, तो इस तरीके से सेल्फ इवोल्यूशन करना अपना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और सेल्फ रिएक्शन का मतलब है जजमेंट का मतलब तो ये होगा सेल्फ इवोल्यूशन, और सेल्फ रिएक्शन का मतलब हो गया सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें कितना सेटिस्फेक्शन है। सेल्फ रिएक्शन इज कंपोज ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन व्हिच वन गेट्स आफ्टर अचीविंग द गोल्स, कि जब हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो हम उसको सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं, उस जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। इस तरीके से ये हो गया आपका ये। अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजी, ये तो आपको समझ आ गया होगा, आप चाहें तो कॉपी में उतार सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्ट्रेटेजी फॉर फैसिलिटेटिंग सेल्फ स्ट्रेटेजी, अब इसको हम मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। आई होप कि आपने सब उतार लिया होगा अपनी कॉपी पर। ये है स्ट्रेटेजी फॉर facilitating self directed learning। तो पहली कौन सी है, पहली है डिटरमाइन करना, ये क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर फैसिलिटेटिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कौन से आव्यूह हैं जिनसे कि हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को आसान बना सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को। अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की। तो पहले हम बात करते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती क्या है। अब हम बात कर रहे हैं ना सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अब बात करते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती क्या है। सबसे पहले ही देखते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग SDL is a process in which individual takes the initiative in learning। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब ये होता है जो जिसमें कि इंडिविजुअल क्या लेता है, इनिशिएटिव लेता है, पहल करता है सीखने में, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, किसी दूसरे की, अदर का मतलब है टीचर या कोई अदर पर्सन से है, ठीक है। इन प्लानिंग, कैरिंग आउट एंड इवेल्यूटिंग देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना, बिना किसी की कोई सहायता नहीं लेते इसमें। सेल्फ डायरेक्टेड में कोई सहायता नहीं होती किसी की, बाहरी व्यक्ति की, चाहे वो तो टीचर हो चाहे कोई अदर पर्सन हो, ना तो वो प्लानिंग में लेते हैं ना ही उस कैरिंग आउट, प्लानिंग कैरिंग आउट में भी नहीं लेते हैं, एंड इवेल्यूटिंग देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस, और या फिर जो हम मूल्यांकन करते हैं उसमें भी उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो जितना भी करते हैं सेल्फ डायरेक्टेड होती है उनकी ये जो एजुकेशन जो है उनकी जो है कार्य प्रोसेस होती है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्राइमरली टेक्स प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम। सेल्फ डायरेक्टेड जो है वो तो एंड्रोजी का तो इन क्लास में था, लेकिन ये सेल्फ डायरेक्टेड में जो है आ जाते हैं आउट ऑफ द क्लास, यानी कि आउटसाइड द क्लासरूम। व्हाट, एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, ये महत्वपूर्ण बात है ये, आउटसाइड द क्लासरूम। व्हाट क्वालिटी लर्निंग एज सेल्फ डायरेक्टेड इज ही who makes decision about content, resources, methods and evaluation of the learning। who makes decisions, वो व्यक्ति जो कि अपने डिसीजंस बनाता है मटेरियल के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, मेथड्स के बारे में, कंटेंट के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में अपने आप, सेल्फ डायरेक्टेड, तो वह कहलाती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब इंडिविजुअल टेक्स, इसमें क्या है, नंबर 1 में हमको बोले कि जो इंडिविजुअल होता है वो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेता है अपनी लर्निंग की। क्या उनकी नीड है, क्या तो उनकी नीड है, क्या उनके गोल्स हैं, क्या रिसोर्सेज उन्होंने सोचे हैं, और या इम्प्लीमेंटिंग ए प्लान टू मीट देयर गोल्स एंड इवेल्यूटिंग द आउटकम्स, और जो है इम्प्लीमेंटिंग ए प्लान टू मीट देयर गोल्स, और क्या उनके जो गोल्स हैं, उनको जो गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या वो जो है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे, और इवेल्युएटिंग द आउटकम्स, और जो रिजल्ट आएगा उनको इवेल्युएट करने के लिए, सब चीज़ों के बारे में वो सेल्फ डायरेक्टेड होंगे, यानी कि वो स्वयं से ही करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लेंगे वो स्वयं ही लेंगे। इंडिविजुअल टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल दीज थिंग्स, ऑफ ऑल दीज थिंग्स। The advantage of self-directed learning is that learning can easily be incorporated into daily routines and can appeal both at the learner's convenience and according to his or learning preferences।
अब इसका एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वो ये है कि जो वो लर्नर होता है वो डेली रूटीन के जो कार्यों में उनमें भी उस लर्निंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि उनके सेल्फ एक्सपीरियंस से हैं सब, वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की है। तो जो है लर्नर्स कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू हिज हर प्रेफरेंस, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार वो लर्निंग कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ बैठ कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, और जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, उनमें कोई भी बंदिश इस तरह की नहीं होती है। इट कैन इन्वॉल्व द लर्नर इन इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटीज सच एज रिसर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। मैंने बताया अभी कि इंटरनेट से कर सकते हैं, वो जितनी इकट्ठी कर सकते हैं उनको जो है जो इंफॉर्मेशन है ना, इंटरनेट एक्सपर्ट से भी वो कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पीयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी लर्निंग कर सकते हैं। विदिन द नेक्स्ट है विदिन द एडल्ट एजुकेशन सेटिंग द टीचर कैन ऑगमेंट ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विद ए वैरायटी ऑफ टेक्निक टू प्रोवाइड। तो इसमें क्या है कि विदिन द एडल्ट एजुकेशन सेटिंग द टीचर कैन ऑगमेंट ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विद ए वैरायटी ऑफ टेक्निक टू प्रमोट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग फॉर इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लर्नर हु आर रेडी टू एम्बार्क ऑन इंडिपेंडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। टीचर भी कुछ हद तक उनमें सहायता कर सकते हैं। सेल्फ डायरेक्शन इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ परसिस्टेंट सेल्फ डायरेक्शन इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ परसिस्टेंट इन एडल्ट एजुकेशन। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है कि कहीं गलती होगी तो कुछ से पूछ नहीं सकते, वो सारा का सारा जिम्मा उनके ऊपर ही होता है जो एडल्ट्स होते हैं। हेल्पिंग हाउ एंड व्हेन टू एंगेज इन स्टडी, और जो है वो इस तरीके से वो अपनी लर्निंग करते हैं। तो ये हो गया आपका। आप इसमें आ जाते हैं स्ट्रेटजीज ओ फॉर फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट, ये है ना पहला तो इसमें है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे, क्या करेंगे, डिटरमाइन एप्रोप्रिएट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर हम करेंगे फॉर आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए लर्निंग प्रोजेक्ट। फिर क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर जो है हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, ठीक है। फिर जो है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ रिलेशन, फिर जो है क्या करेंगे, हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट है हमारा, फिफ्थ है हमारा रिफ्लेक्ट ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्ट ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस। इस तरह से पांच हमारे जो है 1 2 3 4 5 पांच जो है स्ट्रेटजीज है फॉर फैसिलिटेटिंग, वो क्या फैसिलिटेटिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को हम किस तरीके से सुगम बना सकते हैं, सुविधापूर्ण बना सकते हैं, कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं, व्यू हैं कौन कौन से। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कंडक्ट सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्किल्स लेवल्स एंड डिटरमाइन एप्रोप्रिएट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिटरमाइन करेंगे एप्रोप्रिएट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उस जो है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर सबसे उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर रहे हैं फिर क्या करेंगे, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, अब हमें किस कंटेंट के किस पॉइंट पर हमें कार्य करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को लिखना है। फिर सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रिसोर्स, और जो है उनकी जो रिसोर्स है हमारे जो सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिसोर्स जो है यानी कि बुक्स हैं हमारे, आर्टिकल्स हैं या कुछ और चीज़ हैं, जहाँ से हम जो रिसोर्स हैं हमारे उसको लर्निंग के लिए जो हमारे रिसोर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। फिर डिटरमाइन डिसीजन मेकिंग, फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे कि ये बुक्स हैं इनसे हमें मटेरियल इकट्ठा करना है, रिफ्लेक्ट ऑन द लर्नर एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, लर्नर एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है
उसके साथ उसको मिला करके जो हमारे पास मटेरियल है हम अपनी लर्निंग को करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी। क्या है? इसके बाद आती है आपकी इसके बाद आता है डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। अब डायनेमिक मॉडल को पहले हम बना लेते हैं। डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी। ठीक है। अब जो है इसमें हमारे पास इधर बनाते हैं इसको इस तरह से। ठीक है। फिर हम मैनेजिंग ऑन माई लर्निंग पहले पूरा लिख लेते हैं यहाँ। कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखते हैं पहले। कंपोनेंट्स ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी। कंपोनेंट्स हो गए। ये कंपोनेंट्स हैं। पहला है कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव, कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव एंड मेटा स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स। दूसरा है हमारे पास अफेक्टिव। कुछ याद आ रहा है आपको? अफेक्टिव मोटिवेशनल कंपोनेंट्स। फिर है तीसरा हमारे पास एक्शन ओरिएंटेड कंपोनेंट। फिर है हमारा सोशल कंपोनेंट्स। सोशल कंपोनेंट्स ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 कंपोनेंट्स। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले हम, है ना। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स क्या? इट कॉग्निटिव मेटाकॉग्निटिव कंपोनेंट्स एंड मेटा स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट क्या होता है? कॉग्निटिव से मतलब समझ रहे हैं थॉट्स के ऊपर जो कार्य किया जाता है। हमारे जो थॉट्स होते हैं चलते हैं उनके ऊपर जो हम कार्य करते हैं उसे बोलते हैं मेटाकॉग्निटिव। और मेटाकॉग्निटिव थॉट्स के थिंकिंग अबाउट थिंकिंग को बोलते हैं मेटाकॉग्निटिव। एंड मेटा स्ट्रेटेजिक इस कंपोनेंट्स को जो आव्यूह हम रचते हैं। मेटाकॉग्निटिव जो हम आव्यूह रचते हैं हम विचारों को जो एकीकृत करने के लिए जो आव्यूह रचते हैं उसको बोलते हैं मेटा स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स। ओके। तो इसमें पहले जो है इसमें है इट कंस्टिट्यूट्स नॉलेज अवेयरनेस मॉनिटरिंग रेगुलेटिंग। मेटाकॉग्निटिव कॉग्निटिव वाले पहला वाला जो है हमारा, इसमें पहले वाले में इट कंस्टिट्यूट नॉलेज अवेयरनेस मॉनिटरिंग रेगुलेशन एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स लर्निंग आल्सो हाउ टू इवैल्यूएट वंस लर्निंग। ठीक है। फिर दूसरे में इफेक्टिव में क्या है? ये हमारे इमोशंस फीलिंग्स स्किल्स लर्निंग बिहेवियर्स ये आते हैं इसके अंदर। फिर एक्शन ओरिएंटेड में जो है जिन साइकोमोटर स्किल्स जो क्रियाएं करते हैं हम, है ना, लर्निंग बिहेवियर्स करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं एक्शन में। और सोशल कंपोनेंट्स में जो होता है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है। और जो है इट रिलेट्स टू नेगोशिएट लर्निंग विद टीचर्स एडवाइजर्स कंसल्टेंट्स, है ना, इन कोऑपरेटिव मैनर। ठीक है। ये है मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी। ये सब चीज सब जो है इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी इज द कैपेसिटी ऑफ, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। ठीक है। तो जो है ये होती क्या है पहले देखते हैं। द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी अकाउंट्स फॉर
cognitive, metacognitive, action oriented and effective components of learner autonomy and provide description of learner attitude, competencies and behaviors. उसमें एटीट्यूड भी आ जाते हैं, कॉम्पिटेंसीज भी आ जाती है, कुशलताएँ भी आ जाती हैं और जो है बिहेवियर्स भी आ जाते हैं. अब जो है इसमें मैंने आपको बता दिए सारे के सारे जितने पॉइंट्स थे मेन वो बता दिए. अब देखते हैं 2-4 लाइनें और उसको अच्छी तरह देखते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम बनाऊंगी इसका जो है लर्नर्स ऑटोनॉमी का, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी का. तो ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी इज द कैपेसिटी ऑफ द लर्नर टू एक्टिवेट इंटरेक्शन एंड मेंटेनेंस बैलेंस एंड दीज डायमेंशन इन डिफरेंट लर्निंग कंटेंट्स एंड सिचुएशन. लर्नर ऑटोनॉमी क्या है कि जो डिफरेंट डायमेंशन हैं, मतलब वो डिफरेंट होंगे ना, मेटाकॉग्निटिव, अफेक्टिव, ये सब डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं, इन सबको एकत्रित करके एक सही डायरेक्शन में लगाना. ठीक है, सही डायरेक्शन में लगाना डिफरेंट को, और सही डायरेक्शन कौन सी है, लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में उसको लगाना, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी. ठीक है, अब इसमें किस तरीके से इसका एक बनाते हैं डायग्राम. जैसे इसमें 10 इसके अंदर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रियाएं होती हैं इसको, और किस तरीके से होती हैं वो देखते हैं हम. सबसे पहले आएगा हमारा मैनेजिंग माई ओन लर्निंग. इसमें आएगा आपका मैनेजिंग माई ओन लर्निंग. स्पेस कम है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रही हूँ, स्पेस कम है. और नीचे हमारे 3 आएंगे, 3 जगह नीचे आएंगे, 3 आएंगे हमारे. सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग, इसको तो मैंने
इंक्लूड कर लीजिए, या 9th और 10th को जो है हमारा पॉइंट है अलग अलग मान लीजिए, या एक नहीं, लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं 9th 10th अलग अलग मान रहे हैं। तो 9th और 10th ये दोनों यहाँ आ जाएंगे हमारे, ठीक है। इसके नीचे आ जाएगा हमारा ये 10th वाला, माई ओन लर्निंग, मैनेजिंग माई ओन लर्निंग, ठीक है। कोऑपरेटिंग यहाँ आ गया और ये आ गया ऊपर। इस तरीके से फिर यहाँ जो है इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग कौन सा है हमारा, इवेल्युएटिंग कौन सा है, ये रहा, ये आ गया हमारा जो है 8वां यहाँ पर गया। और जो है प्लानिंग कहाँ है हमारी, प्लानिंग, प्लानिंग हमारी होगी 3rd। तो इस तरीके से ये जो है जितने भी है वो 3rd 5th 4th 6th 7th ये सारे जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। इनका मेरा कहने का मतलब आपको बताने का जो मेरा जो मेन मकसद है बताने का ये है कि ये सारे इसमें जो है ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखवाए हैं आपको, इस डायग्राम में ये इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से। बेसिक्स तो आपको पता ही लगे, भाई हमारे पास सबसे पहले नॉलेज, स्ट्रक्चर नॉलेज होगा ना, पहले हम क्या पढ़ना चाहते हैं वो हमारे पास होगा। तीनों चीज़ हमें स्ट्रक्चर नॉलेज, डीलिंग विद फीलिंग्स, मोटिवेटिंग माई सेल्फ, तीनों का बेस हो गया। बेस होने के बाद में हम क्या करेंगे, मैनेज, और लास्ट हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट वाला क्या है, मैनेजिंग माई ओन लर्निंग, या तो कोऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग माई ओन लर्निंग 9, तो ये पूरा मान लीजिए इसको पॉइंट को, या फिर 9th और 10th मान लीजिए। अगर हम इस तरह से मानते हैं तो ऊपर आ जाएगा हमारे मैनेजिंग माई ओन, हम इस तरह से मान लेते हैं 9th और 10th एक जगह ना करके हम अलग अलग मानते हैं इनको। तो हम कर क्या रहे हैं, किस लिए हम कर रहे हैं, ये सारी डायनेमिक जो हमारी ये डायनेमिक मॉडल ऑफ ऑटोनॉमी हम कर किस लिए रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि जो हम सेल्फ डायरेक्ट जो हम टीच कर रहे हैं, जो लर्नर्स ऑटोनॉमी है उसमें ऑटोनॉमी प्राप्त करने के लिए उन्हें किन प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है, किन प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के एक लर्नर जो है ऑटोनॉमी प्राप्त करता है, ठीक है। तो उनमें जो है फिर लास्ट में हमारा जो है कर किस लिए रहे हैं हम ये सारी चीज़ें, मान लीजिए स्ट्रक्चर नॉलेज, डीलिंग विद माई फीलिंग, मोटिवेटिंग माई सेल्फ, प्लानिंग, चूजिंग मटेरियल एंड मेथड्स, कंप्लीटिंग टास्क, मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग, कोऑपरेटिंग, ये सब किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपने जो कार्य है मैनेजिंग माई ओन लर्निंग, ताकि अपनी लर्निंग को मैनेज कर सकें। वो सारी चीज़ें हमने इसमें जो इंक्लूड कर ली, सबका इंट्रैक्शन हुआ एक दूसरे से। और जो हमारा जो टारगेट क्या था, हमारा टारगेट ये था ताकि हम मैनेजिंग माई ओन लर्निंग, हम अपनी लर्निंग को मैनेज कर सकें। तो ये जो 3 तो हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर नॉलेज, डीलिंग विद माई फीलिंग, मोटिवेटिंग, ये तो 3 हो गए हमारे, 1 2 3 ये 1 2 3 ये आ गए। बाकी सारी जो है क्रियाएं किसको फुलफिल करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए मैनेजिंग माई ओन लर्निंग, मेरी जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ उसको जो है जब वो अपने आप स्वायत्त है तो अपने आप ये कोई टीचर तो उसको दे नहीं रहा है इंस्ट्रक्शन, वो स्वायत्त है, वो फ्री है चूज करने के लिए, तो बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं और उसके बाद में ये जो लर्निंग हो जाती है। इस तरीके से है डायनामिक मॉडल ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना भी भारी नहीं है, चाहो तो आप बुक्स में से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो है मतलब इनका कहने का मतलब है जो स्ट्रक्चरली जो है ये सारे जो है ना 10 के 10 पॉइंट, ये क्या करते हैं, ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑल अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और दूसरी बात यह है कि एक दूसरे से अलग भी हैं, है ना। और फंक्शनली डायनामिक बिकॉज लर्नर कैन कंडक्ट सेल्फ असेसमेंट एंड डिसाइड फ्रॉम वेयर टू फॉलो एंड मूव फ्रीली फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर विदाउट फॉलोइंग ए रेस्ट्रिक्टेड पाथ, यानी कि वो जब चाहे जब अलग अलग से इंटरेक्ट कर सकता है जितने भी क्रियाएं हो रही हैं और कंपोनेंट्स जो क्रियाएं हो रही हैं, और चाहे तो वो एक दूसरे को जोड़कर भी कर सकता है। तो जो लर्नर है वो फुल्ली मतलब इंडिपेंडेंट है टू थिंक, टू एक्ट एंड टू डील विद ऑल दीज कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, क्रियाओं को करने के लिए भी इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से होती है डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी। तो आई होप दैट आपने जो है इसको समझ लिया होगा अच्छे से। तो आज का जो सेशन है यही खत्म होता है। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और यूजीसी नेट की तैयारी यूँ ही करते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। अब हमारा क्या है 7 यूनिट का बी कह लीजिए या दूसरा कह लीजिए, ये टॉपिक है हमारा। तो कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट वो मैं कराऊंगी आपको कल। तो तब तक के लिए बाय बाय।